स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। फिर से मैं आप सभी के समक्ष एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आया हूं। पिछले क्लास में मैंने हड़प्पा सभ्यता का परिचय बताया था और आज इस क्लास में मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में चर्चा करने आया हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन, जिन्होंने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। इसके बाद समय बीतता गया और 1856 ईस्वी में दो अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये दोनों भाई जो थे वो कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछा रहे थे। इसी रेल लाइन के बिछाने के दौरान इनको जो है कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं और फिर वहां से ये कहानी शुरू होती है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। फिर आगे समय बीतते जाता है और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल नाम के एक अंग्रेज थे जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो है डायरेक्टर बनते हैं, जनरल डायरेक्टर बनते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो खोज होता है दयाराम साहनी के द्वारा। उनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। यानी कि 1902 में जब ये डायरेक्टर बनते हैं तो वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की ओर जाते हैं और राय बहादुर दयाराम साहनी की सहायता से 1921 ईस्वी में 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर खोजा जाता है जिसका नाम रहता है हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे स्थित था, पाकिस्तान में पड़ता है। फिर धीरे धीरे यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। फिर इसके बाद उनके अलग अलग नगरों की खोज का प्रयास जारी रहता है। तो इसके तुरंत एक साल बाद यानी कि 1922 ईस्वी में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी, जो क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज करते हैं। ये मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान जो है वहां एक जिला है लरकाना, वहीं पर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम था। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये कोई किसी व्यक्ति का नाम है। इस तरह से धीरे धीरे कहानी शुरू होती है और इसके पूरे शहर को जो है खोजा जाता है। वर्तमान तक यानी इसकी खुदाई जब शुरू हुई थी उस समय से लेकर के अभी तक लगभग 1500 से अधिक शहर इसके खोजे गए हैं। अब इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो कितनी बड़ी सभ्यता थी और कितने दूर तक फैली हुई थी। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान, ये तीन देशों तक फैली हुई थी। ये काफी लंबी चौड़ी एरिया में जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। आइए यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला जो है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ से एक सवाल पूछता है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो वह जो व्यक्ति थे उसका नाम था चार्ल्स मेसन। यहाँ पे हम लिख दिए हैं चार्ल्स मेसन। ठीक है, नेक्स्ट है 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। यानी जब वो दोनों भाई रेल लाइन बिछा रहे थे तो उनको जो है कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले थे ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि पुरातात्विक अवशेष क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसी पुरानी चीजें जो खुदाई के दौरान प्राप्त होती है पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। तो इसमें पुरातात्विक अवशेष में मिला क्या था, तो ईंटें मिले थे, है ना। और उन्हीं ईंटों को जो दोनों भाई जो थे या ये दोनों अंग्रेज थे वो रेल लाइन बिछाने में, पटरियों को बिछाने में जो है लगा देते हैं। उसके बाद 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। उसके बाद समय बीतता है। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो शहर खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, इसलिए राय बहादुर
दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है। इसका जो क्रेडिट जाता है वो किनको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, बल्कि भारत की नहीं पूरी दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दुनिया की 4 प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, नील नदी और ये मिस्र एक ही है, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो ये सब प्राचीन सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट है 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और सबसे विकसित नगर था। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किए थे वो थे राखालदास बनर्जी, 1922 ईस्वी में खोज किए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। कई सवाल इससे बन सकते हैं, 3-4 सवाल जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो ये है। पहला कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने किया। ईस्वी पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किस ईस्वी में हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। पूछेगा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पाया जाता है, यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जिले में पाया जाता है? तो लारकाना जिले में पाया जाता है। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इससे कई इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। अब ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं, पीगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। तो ये जो पीगट महोदय हैं इन्होंने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बताया है? तो जुड़वा राजधानी बताया है। ये भी सवाल पूछा गया है। आप क्लास 12 का प्रीवियस ईयर्स जो है क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं पिछले पूछे गए सालों में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ से क्या पूछेगा कि किसने है जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है? तो वहां दे देगा ऑप्शन में, है ना, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, पीगट महोदय, जॉन मार्शल। तो आपको जो है याद रखना कि पीगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बताया है? जुड़वा राजधानी बताया है। यही दोनों में जो है आपस में बहुत ज्यादा व्यापार होता था। इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो विदेशों से व्यापार करते थे, है ना, भारत से, यानी ईरान, इराक, इस सबसे व्यापार करते थे। फिलहाल ये दोनों शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अगर विकसित पूछेगा कि विकसित कौन था तो वो मोहनजोदड़ो था। यहाँ पर दुर्ग मतलब 2 क्षेत्र में ये बटा हुआ था, है ना, एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। ठीक है, ये बताएंगे नेक्स्ट आगे, है ना। जहाँ पे एक ऊंचा जगह था, एक क्षेत्र निचला स्थान था। ऊंचे जगह में जो है संभवतः यानी कि ऐसा अनुमान है कि वहां के व्यापारी समृद्ध लोग रहा करते थे, और निचले वाले क्षेत्र में जो है वहां पर आम जनता रहा करती थी, वहां के लोग रहते थे, आम लोग रहा करते थे। नेक्स्ट है, अभी तक कुल 1500 से अधिक नगर खोजे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है यह सिंधु घाटी की सभ्यता कहें, इसमें कुल अभी तक 1500 से अधिक शहर खोजे गए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सभ्यता होगी या कितने बड़े एरिया में ये जो है फैला होगा ये सभ्यता, है ना। तो 3 देशों में, जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान वाले इलाके में ये फैला हुआ था। यहाँ नोट में मैंने लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता की काल अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, ये सबसे मान्य अवधि है, यानी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अवधि है। ठीक है, ज्यादातर विद्वान जो है वो इसी से सहमत हैं, जितने भी पुरातत्वविद हैं ये इसी से सहमत है, यानी इसी काल को जो है सही मानते हैं।
नहीं तो अलग अलग विद्वान या अलग अलग पुरातत्वविद हैं, वो अलग अलग टाइम बताए हैं, अलग अलग कालावधि बताए हैं इसके, लेकिन ये जो है सबसे मान्यता प्राप्त कालावधि है। इसको कार्बन 14 विधि के द्वारा जो है वो पता किया गया है। और इतिहास में अगर किसी चीज का तारीख नहीं कहेंगे, डेट या फिर उसका समय पता करना होता है तो उसके लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है कार्बन 14 विधि। आइए इसमें समझते हैं कि कार्बन 14 विधि क्या है। कार्बन 14 विधि है ना, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12, यहाँ शॉर्ट में हम लिख दिए C है ना, कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कोई भी वस्तु जो जीवित है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है वो समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी सभी वस्तु में पाया जाता है। जब वस्तु मृत्यु या विनाश की अवस्था में होती है तो कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगती है और कार्बन की मात्रा जितनी कम होती जाती है वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है। इसी को कार्बन 14 विधि कहते हैं। अब ये लिखा क्या है इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक रोक के। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है या छोटा छोटा लिखा हुआ है तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, और नहीं तो एक बार आपको अच्छा से फिर बता देते हैं अपने भाषा में कि कार्बन 14 विधि है क्या। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कोई भी वस्तु, अभी इसमें बता दिए कि इसका खोज कौन किया था, है ना, तो अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था B.F. लीवी, है ना, उन्होंने इसका खोज किया था। उन्होंने इस विधि के द्वारा बताया कि कोई भी वस्तु जो जीवित है उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 ये दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु, इसमें आप मानव ले सकते हैं, कोई सामान ले सकते हैं, सभी में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा जो है समान पाई जाती है। लेकिन जैसे ही वो वस्तु का विनाश होता है या वो वस्तु मरने लगती है तो धीरे धीरे कार्बन 14 की मात्रा जो है वो कम होने लगती है, लेकिन कार्बन 12 समान रहता है, स्थिर रहता है। यानी कि जीवित में भी और मरने के बाद भी कार्बन 12 जो है वो क्या रहता है, समान रहता है। ये घटेगा नहीं, ना ही बढ़ेगा। ठीक है, उतना ही रहेगा। लेकिन कार्बन 14 जो है वो कम होने लगती है, तो धीरे धीरे कम होने लगती है। जितनी कम होती जाएगी कार्बन 14 की मात्रा, जितनी कम होती जाएगी वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इससे जो है वो कोई भी वस्तु के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। यानी कि कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम हो गई, यानी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि उस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जब जीवित थी तो 14 थी, लेकिन जैसे ही वो वस्तु का विनाश हुआ या मरने लगी तो कार्बन 14 के जगह पर घटते 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 आ गया 7। तो ये जो कम हुआ कार्बन की मात्रा वो उस वस्तु की प्राचीनता को दर्शाता है, यानी कि पुराना को दर्शाता है कि कितना पुराना हो गया ये वस्तु। इसी को कार्बन 14 विधि कहा गया। इसमें इसी के आधार पर इतिहास में जितने भी कोई चीज को बताया जाता है कि ये वस्तु आज से 5000 साल पुरानी है या 10,000 साल पुरानी है या लाखों वर्ष पुरानी है, तो ये इसी विधि के द्वारा जो है पुरातत्वविद तय करते हैं और फिर उसको लिखते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये वस्तु जो है वो आज से लगभग 4000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, ये बताते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन 14 विधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में नहीं, आपको 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन 14 विधि क्या है या कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर ऐसे ही ऐसा भी कर सकता है कि
इतिहासकार जो है या पुरातत्वविद है वो किसी भी वस्तु के तिथि को निर्धारण के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। या फिर सवाल दे देगा डायरेक्ट, तिथि के निर्धारण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था कार्बन 14 विधि। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से इसको लिखा हुआ देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, आप पढ़िएगा ध्यान से तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितना भी इसमें लिखे हैं वो सारा से सवाल बनने वाला है, और मैंने बताया भी है कि कैसे कैसे सवाल पूछता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा है मेरा एक्सप्लेनेशन और कैसा है मेरा लैंग्वेज, क्या आपको समझ में आता है या नहीं आता है, क्या मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ या फिर धीरे धीरे बोलता हूँ, क्या है वो आप जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा फास्ट करना चाहिए तो और फास्ट कर सकते हैं, या धीरे करना चाहिए तो मैं और थोड़ा धीरे भी बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी।